मान लो आपके पास हर महीने 50,000 रुपया बचते हैं, ना कोई EMI है, ना कोई जरूरी खर्च है, ये पैसा पूरी तरह आपका है। ऐसे में अब आपके सामने 4 रास्ते हैं जिनको हम इस वीडियो में रोहन, साहिल, नितिन और विशाल की कहानियों से समझेंगे। रोहन जो कि हर महीने 50,000 रुपए का SIP शुरू करता है, साहिल उसी पैसे से थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड खरीदता है, नितिन 60 लाख रुपए का लोन लेकर एक प्लॉट खरीदता है और 50,000 रुपए की EMI भरता है, और विशाल कहता है मेरे पास पहले से होम लोन है, मैं यही 50,000 रुपया एक्स्ट्रा देकर लोन जल्दी खत्म करूंगा। इन चारों की कहानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं और कहां इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं रोहन से। रोहन 50,000 रुपए हर महीने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाता है। वो कोई मैजिक स्टोर ढूंढने की कोशिश नहीं करता, बस एक सिंपल रूल रखता है, हर महीने पैसा जाएगा, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। मान लेते हैं लॉन्ग टर्म में उसे लगभग 12% एनुअल रिटर्न्स भी मिलेगा। 20 साल में रोहन अपनी जेब से डालेगा 50,000 रुपया इंटू 240 महीने इक्वल्स 1 करोड़ 20 लाख रुपया। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से यही पैसा लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। यानी रोहन ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाए और बाकी करीब 3 करोड़ 80 लाख मार्केट ग्रोथ से आए। ये सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो 5वें साल मार्केट 35% गिर गया, तुम्हारे 30 लाख अचानक 20 लाख के आसपास दिखने लगे। अब सोचो उस समय तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। क्या तुम कहोगे कोई बात नहीं, मैं अपना SIP जारी रखूंगा, या फिर मन में आएगा पहले ही निकाल लेता हूँ और नीचे जाने से पहले पैसे बचा लेता हूँ। यही असली परीक्षा शुरू होती है। क्या रोहन SIP बंद करेगा या कहेगा ठीक है मार्केट सस्ता हुआ है, मैं वही 50,000 रुपया जारी रखूंगा। क्योंकि इक्विटी में सबसे बड़ा खतरा मार्केट क्रैश नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है क्रैश के समय इन्वेस्टर का अपना रिएक्शन। और एक और चीज समझो, जब मार्केट गिरता है तब सिर्फ आपका एग्जिस्टिंग पैसा कम नहीं होता, आप जो नया 50,000 रुपया डाल रहे हो उससे उसी समय ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो। लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब आप डरकर SIP बंद नहीं करोगे। यानी इक्विटी का फायदा सिर्फ रिटर्न में नहीं है, उसका फायदा इस बात में भी है कि आप लंबे समय तक डिसिप्लिन रहो। अब आते हैं साहिल पर। साहिल को स्टॉक्स पसंद नहीं है, उसे गोल्ड समझ आता है, इसीलिए हर महीने उसके 50,000 रुपए गोल्ड ETF या दूसरे रेगुलेटेड गोल्ड इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। मान लो अगले 20 साल गोल्ड लगभग 9% एनुअल रिटर्न देता है, तो 1 करोड़ 20 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 3 करोड़ 30 लाख के आसपास बन सकती है। रोहन से कम है, लेकिन साहिल की कहानी में एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज है। गोल्ड की कीमत रोज बढ़ती करती है, लेकिन साहिल उसे रोज देखता ही नहीं। वो कोई ऐप खोलकर ये नहीं देखता कि आज मेरा गोल्ड पोर्टफोलियो 2.3% नीचे है। और यही छोटी सी बात बहुत बड़ी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न सिर्फ एसेट नहीं देता, इन्वेस्टर का बिहेवियर भी रिटर्न तय करता है। मान लो गोल्ड ने अगले 3 साल कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, साहिल फिर भी हर महीने 50,000 रुपया डालता रहा। फिर अचानक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाते हैं और गोल्ड तेजी से ऊपर जाने लगता है। अब वही एसेट जो कुछ सालों तक बोरिंग लग रहा था अचानक अच्छा परफॉर्म करने लगता है। लेकिन गोल्ड की भी एक प्रॉब्लम है। क्या होगा अगर अगले 8 से 10 साल गोल्ड बहुत कम बढ़े? आप लगातार खरीद रहे हो और आपको लगेगा भाई मेरा पैसा आखिर जा कहां रहा है। यही गोल्ड का खेल है, कभी सालों तक शांत, फिर अचानक कुछ सालों में बहुत तेज मूवमेंट। और इसलिए गोल्ड के सिर्फ पिछले कुछ सालों का रिटर्न देखकर डिसीजन लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये देखकर गोल्ड खरीदा कि अभी बहुत बढ़ रहा है, तो हो सकता है आप सबसे तेज फेज के बाद एंट्री कर रहे हो। साहिल के लिए गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा शायद यही था कि उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी जैसी रोज की साइकोलॉजिकल बेचैनी कम हो सकती है, लेकिन बदले में उसे पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड आपको हर साल शानदार रिटर्न देने का वादा नहीं करता। कभी कभी आपको कई साल इंतजार करना पड़ सकता है और फिर वही पेशेंस अचानक काम आ सकता है। अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अब आते हैं नितिन पर। नितिन के पास 50,000 रुपए महीने के हैं, लेकिन वो SIP नहीं करता, वो 60 लाख रुपए का लोन लेता है। मान लो इंटरेस्ट रेट करीब 8% है और टेन्योर 20 साल है। उसकी EMI लगभग 50,000 रुपए के आसपास बैठती है। उस 60 लाख रुपए से वो एक प्लॉट खरीद लेता है। अब जरा यहाँ रुक कर सोचो, नितिन ने अपने पास मौजूद 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी, उसने बोरोड मनी से एसेट खरीदा है। मतलब अगर जमीन की कीमत बढ़ती है तो फायदा सिर्फ उसके अपने पैसों पर नहीं, पूरे 60 लाख रुपए के एसेट पर मिलेगा। यही लेवरेज की कीमत है। लेकिन लेवरेज जितना फायदा बढ़ा सकता है, गलत फैसला होने पर नुकसान का प्रेशर भी उतना ही बढ़ा सकता है। अब सोचो, अगर उस जमीन की कीमत 20 साल में सिर्फ 8% एनुअल रेट से बढ़ी, तो 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लगभग 2.8 से 3 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। अगर 12% रेट से बढ़ी तो वैल्यू करीब 5.8 करोड़ हो सकती है।
और अगर किसी लोकेशन में बड़ा डेवलपमेंट आ गया, नई हाईवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो, तो कैलकुलेशन पूरी तरह बदल सकती है। मान लो नितिन ने आज शहर से थोड़ा बाहर जमीन खरीदी। उस समय आसपास कुछ खास नहीं था, लेकिन 8 साल बाद उसी इलाके में हाईवे आ गया और आसपास कमर्शियल डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब उसकी जमीन की डिमांड अचानक बढ़ सकती है। यानी लैंड में कभी कभी रिटर्न धीरे धीरे नहीं आता, कई साल कुछ नहीं होता और फिर एक डेवलपमेंट पूरी कैलकुलेशन बदल देता है। लेकिन यही एक ट्रैप भी है। लोग अक्सर कहते हैं लैंड तो हमेशा बढ़ता है। नहीं, हर लैंड नहीं बढ़ता। एक प्लॉट हाईवे के पास 10 गुना हो सकता है, दूसरा प्लॉट उसी जिले में 20 साल बाद भी लगभग वहीं खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि लैंड को सिर्फ प्रॉपर्टी समझकर खरीदना खतरनाक हो सकता है। आपको लोकेशन, रोड एक्सेस, आसपास का डेवलपमेंट, लैंड यूज, टाइटल और डॉक्यूमेंट सब देखना पड़ता है। प्रॉपर्टी में लोकेशन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन ही पूरी कहानी है। और लैंड का सबसे बड़ा फायदा भी यही है। नितिन अपने प्लॉट की प्राइस हर सुबह नहीं देखता, उसे हर दिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं। लेकिन इसकी कीमत भी है। लैंड बेचने में समय लग सकता है। अगर आज अचानक नितिन को 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो वो अपने प्लॉट पर बस एक बटन दबाकर पैसा नहीं निकाल सकता। पहले बायर चाहिए, नेगोशिएशन होगी, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और ट्रांजैक्शन में समय लगेगा। लीगल पेपर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बाउंड्री डिस्प्यूट हो सकता है, इंक्रोचमेंट हो सकता है और सबसे बड़ी बात, आपको बायर खुद ढूंढना पड़ेगा। यानी लैंड का फायदा ये है कि आपको रोज प्राइस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नुकसान ये है कि जब पैसा चाहिए तब भी वो तुरंत हाथ में आए, ये जरूरी नहीं है। अब आइए आखिरी कैरेक्टर विशाल पर आते हैं। विशाल के ऊपर पहले से होम लोन है, उसके पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। वो कहता है मैं कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं बस अपना लोन जल्दी खत्म करूंगा। मान लो उसकी होम लोन इंटरेस्ट रेट 8% है। अगर वो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर लोन जल्दी बंद करता है तो उसे एक तरह का गारंटेड बेनिफिट मिलता है। उसे मार्केट रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी, गोल्ड के अगले साइकिल का इंतजार नहीं करना, लैंड की एप्रिसिएशन पर भरोसा नहीं करना। वो सिंपली फ्यूचर का इंटरेस्ट बचा रहा है। और ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देते हैं। अगर आपका लोन 8% इंटरेस्ट पर चल रहा है तो उसे जल्दी चुकाने का मतलब 8% जितना ही इंटरेस्ट कमाना है। मतलब विशाल को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगले 20 साल मार्केट 12% देगा या 8%। उसका कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल है। जो इंटरेस्ट उसे फ्यूचर में देना था उसका एक हिस्सा वो आज ही बचा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब लोन रिपेमेंट हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक सवाल है, तुम्हारे लोन की इंटरेस्ट रेट कितनी है। अगर आपका लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर है और आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शंस हैं तो पूरा पैसा लोन में डाल देना हर व्यक्ति के लिए ऑटोमेटिकली बेस्ट डिसीजन नहीं होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं। क्योंकि अगर विशाल अपनी सारी एक्स्ट्रा कैश लोन में डाल देता है और अगले महीने कोई बड़ा इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाता है तो उसके पास लिक्विड मनी नहीं बचेगा और फिर उसे वही पैसा निकालने के लिए नया लोन लेना पड़ सकता है। यानी जिस समय वो डेट कम कर रहा था उसी समय उसने अपनी लिक्विडिटी भी खत्म कर दी। और इन्वेस्टमेंट का एक रूल बहुत सिंपल है, ऐसा फैसला मत लो जो आपको अगले संकट में मजबूर कर दे। तो दोस्तों, अब चारों को एक साथ रखो। रोहन के पास ग्रोथ है लेकिन वॉलेटिलिटी भी है। साहिल के पास वेल्थ प्रोटेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन है लेकिन लंबे पीरियड्स तक निराश कर देने वाले रिटर्न्स भी आ सकते हैं। नितिन के पास रियल एसेट और लेवरेज है लेकिन अनसर्टेनिटी, लिक्विडिटी और लीगल रिस्क भी है। और विशाल के पास सर्टेनिटी है लेकिन वो पोटेंशियली हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स का मौका छोड़ रहा है। अब सवाल है, इन चारों में विनर कौन है? शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल आंसर है। विनर कोई एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपए का सही इस्तेमाल आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है तो उसे कम करना बहुत सेंसिबल हो सकता है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले लिक्विडिटी जरूरी है। अगर आपका होराइजन 15 से 20 साल है और वोलेटिलिटी सह सकते हो तो इक्विटी पावरफुल हो सकती है। अगर पोर्टफोलियो पहले से इक्विटी हैवी है तो गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन की प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी है, पेपर्स वेरीफाई कर सकते हो और लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, तब लैंड भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन एक बात चारों कहानियों से याद रखना, इन्वेस्टमेंट का सवाल सिर्फ कितना रिटर्न मिलेगा नहीं है, सवाल ये भी है क्या मैं उस इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक बिना गलत समय पर बेचे होल्ड कर पाऊंगा। क्योंकि एक्सेल में 5 करोड़ बनाना आसान है, असल जिंदगी में उस 5 करोड़ तक पहुंचने के रास्ते में मार्केट क्रैशेस, इमरजेंसीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डर भी आएगा। और शायद वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट कोई परफेक्ट इन्वेस्टमेंट चुनना नहीं है, असली सीक्रेट है ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आप बुरे समय में भी छोड़े नहीं।